हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 7 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ विद यू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज क्वेश्चन इन डिटेल, राइट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? Question number 1, abiotic component of atmosphere includes abiotic, this is the first question, abiotic components of atmosphere, abiotic components of atmosphere includes, मतलब एटमॉस्फेयर के abiotic components में कौन कौन से आते हैं ये आपको बताने हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में एबायोटिक कंपोनेंट होता है सबसे पहले एयर। एयर इज द एबायोटिक कंपोनेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो एक एबायोटिक कंपोनेंट है। याद रहे वो क्या है, वो एक एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर में वाटर को भी राइट एक एबायोटिक कंपोनेंट की कंसीडर कर सकते हैं कि वाटर वेपर भी क्लाउड बनाती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे एयर एंड वाटर ये दोनों आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आते हैं आपको ये बताने हैं। फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स है इंक्लूड, उसमें आप किसको इंक्लूड करते हैं ये बात आपको याद रखनी है। फॉसिल फ्यूल में जो इंक्लूड किया जाता है इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज वेरी इजी आंसर। यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें आप जो है इंक्लूड करते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम इज फॉसिल फ्यूल, डीजल भी फॉसिल फ्यूल है। वहीं अगर मैं बात करूं राइट कोल, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो ये कुछ फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर जंगलों को आसपास के इलाकों में काट दिया जाता है तो वहां पे क्या होने लग जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो अगला है हमारा वो है डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन is results to what? is results in deforestation की वजह से क्या होता है ये बात आपको याद रखनी है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे डिक्रीज रेनफॉल। डिक्रीज रेनफॉल, तो डिक्रीज रेनफॉल भी सॉइल राइट डिफॉरेस्टेशन की वजह से कंडीशन डेवलप होती है। रेनफॉल डिक्रीज हो जाने की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम, सॉरी डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो सॉइल इरोजन की वजह से भी होता है और रेनफॉल के डिक्रीज हो जाने की वजह से भी, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये दो प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। ये आपसे पूछा गया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। तो सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज रेनफॉल डिफॉरेस्टेशन की वजह से होने वाली ये प्रॉब्लम्स है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देयर इज अनदर क्वेश्चन, कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी एज। कार्बन जो है लिविंग बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन is present in living body as, कार्बन लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होता है एज कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है लिविंग बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, प्रोटीन्स में भी कार्बन होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बन होता है। तो इन मेजर मॉलिक्यूल्स में जो है कार्बन प्रेजेंट होता है। तो लिविंग बॉडी के अंदर कार्बन आइदर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इवन फैट में भी कार्बन होता है। फैट को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स
न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन सभी के अंदर लिविंग बॉडी के अंदर कार्बन होता है। लिविंग बॉडी का 49% ड्राई बॉडी वेट में कार्बन मौजूद होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ लिसन केयरफुली अबाउट अनदर क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, राइट, देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, सो लिसन केयरफुली अबाउट दैट आल्सो। ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पे है, राइट, अगला जो है हमारा वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज पॉइजनस फॉर। ऑक्सीजन किसके लिए पॉइजनस होती है, कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन पॉइजनस है, ये यहाँ पे आपको क्लियर करना है, राइट। ऑक्सीजन इज poisonous for, right? So another question is oxygen is poisonous for। ऑक्सीजन किसके लिए पॉइजनस है आपको ये बताना है। तो याद रहे ऑक्सीजन इज पॉइजनस फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो पॉइजनस होगी, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो याद रहे ऑक्सीजन इज पॉइजनस फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया। जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उनके लिए ऑक्सीजन जो है एक पॉइजनस केमिकल है, एक पॉइजनस है एनारोबिक बैक्टीरिया, राइट। इनके लिए ऑक्सीजन इज ऑलवेज पॉइजनस, ये हमेशा ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजनस होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सॉइल इंक्लूड्स। सॉइल में बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है आपको, राइट। अनदर इज बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स इन सॉइल इज, ठीक है। सॉइल के बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो जो सॉइल के बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें आता है सबसे पहले फंजाई, सॉइल का एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो सकता है। बैक्टीरिया भी सॉइल का एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। इवन अर्थवॉर्म भी सॉइल में ही पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म भी, राइट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सॉइल है। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सॉइल में आइदर फंजाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म, तीनों में से कोई भी हो सकता है, राइट। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट, आइस की ये बात कर रहा है। यू नो आइस इज सोर्स ऑफ, आइस किसका सोर्स है ये बताना है आपको। ये फ्रेश वाटर का सोर्स है, मराइन वाटर का सोर्स है, किसका है? अगला क्वेश्चन, आइस इज सोर्स ऑफ, तो जो आइस जो सोर्स है वो है फ्रेश वाटर का। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रेश वाटर। तो जो आइस जो सोर्स है वो है फ्रेश वाटर का। तो फ्रेश वाटर, आइस इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, दिस इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। आइस में फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये बात आपको याद रखनी है, आइस में हमेशा फ्रेश वाटर पाया जाता है, ठीक है। दैट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, दैट इज ऑलवेज फ्रेश वाटर। इवन जो इवेपोरेटेड वाटर होता है, जो गैसियस स्टेट होती है, यानी कि जो वेपर फॉर्म में वाटर होता है, उसमें भी हमेशा फ्रेश वाटर ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, राइट। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एटमॉस्फेयर इज व्हाट। अगला है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज कंडक्टर ऑफ हीट।
आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, या बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये आपको डिटेल में बताना है। सॉरी, डिटेल में क्या, ये एक ही वर्ड का आंसर है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर इज बैड कंडक्टर ऑफ राइट हीट, ये बात आपको याद रखनी है। एटमॉस्फेयर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर एटमॉस्फेयर गुड कंडक्टर होता हीट का, तो ये जितने भी थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं या ऐसी जो इंडस्ट्री चल रही है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो हाई टेम्परेचर आसानी से कंडक्ट हो जाता है और हर जगह टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज है। दिस इज ऑलवेज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शंस और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा, इनको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, राइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, राइट, अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आज के लिए बस इतना ही, इस चैप्टर के लिए भी बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।